Hey guys, are you tired of losing sleep over market volatility and the fear of investing at the wrong time? Well, it's time to wake up to a smarter strategy. In this video, we'll unveil the secret to building wealth steadily, stress free, and without market timing worries. So now say goodbye to emotional investing and say hello to dollar cost averaging, the strategy that's been quietly building fortunes for decades. Well, welcome to my channel, Vente Bit DJ, your trade digital jockey. Well guys, हम लोग जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं हम लोग बहुत अपनी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है मार्केट की. कई बारी हमारी जो अप्रोच होती है, परसेप्शन होती है, वो बुल मार्केट की तरह होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बेयर मार्केट वाले मिलते हैं या वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टा सीधा मिलता है. और टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है. क्या होता है, कई लोग जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ वो इतना टाइम एंड एनर्जी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और 99% लोग इसमें या तो पहले ही दूर हो जाते हैं इस काम से और ढंग से कुछ भी रिज़ल्ट उसमें मिलते नहीं हैं लोगों को. तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें ना टाइमिंग का ध्यान रखना है. बस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेयर मार्केट में इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन बुल मार्केट में ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है. अगर हमें पता चल जाए कि बुल मार्केट चल रही है तो हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करके वी कैन क्रिएट फॉर्च्यून्स. सो मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों को एक सिनेरियो से समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी क्यों इतनी अच्छी है. लेट मी लोड अप माय स्क्रीन. ग्रेट. सो गाइस, अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA को हम इस सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं. सो says stock X fell from its all-time high of $50 to $20 in January. The company has strong fundamentals, so person A, B and C are planning to invest $12,000 into this stock. Person B immediately invests $12,000 in January, believing that it was the best time to buy. C tried to time the market by investing $12,000 when the stock fell to $10 in March, believing that the stock had hit rock bottom. Person A decides to use dollar cost averaging, investing $12,000 in stock over a time period of 6 months. That is $2,000 every month. So calculate the ROI, which is return on investment, for each individual if the stock closes at $24 in the month of July. So guys, ये सिनेरियो है कि एक कंपनी है X, वो $50 से $20 में जनवरी में आ गई थी. उसका प्राइस एक्शन मतलब चेंज हो रहा था. तो 3 लोग हैं, A, B और C. उन लोगों ने उनको $12,000 इन्वेस्ट करने थे कंपनी में. उन तीनों ने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करी है. पर्सन A ने डॉलर कॉस्ट एवरेज यूज़ किया. पर्सन B को लगा जनवरी में ही रॉक बॉटम हो गया है. और पर्सन C ने $10 पे मार्च में इन्वेस्ट किया है. तो तीनों की अलग स्ट्रैटेजी है. तो अब हम इन तीनों का ROI कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे किसकी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा रिटर्न मिला है. सो सबसे पहले हम B का चेक करते हैं. सो B ने $12,000 इन्वेस्ट किए एट द प्राइस ऑफ 20. तो 12,000 डिवाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 600.
सो उसके पास टोटल 600 शेयर्स हैं. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 600 बाय 24, क्योंकि $24 का जुलाई में वो सेल किया है. तो अब हम चेक कर लेते हैं. तो टोटल इसका आंसर आएगा 14400. सो $14,400 टोटल है. अब हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं. 14400 माइनस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 12,000. सो पर्सन बी का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो $2,400 का होगा. अब हम इसका ROI कैलकुलेट करते हैं. ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, जितना अभी हमें कॉस्ट लगी उस शेयर में, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100%. ओके. सो अपना जो टोटल प्रॉफिट था दैट वाज 2400. वी डिवाइडेड बाय इनिशियल जो अपनी कॉस्ट थी 12,000, एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100%. ग्रेट. सो बी का ROI जो हमें मिलेगा वो होगा 20%. तो गाइज ये तो हमने बी का कैलकुलेट कर लिया. अब हम सी का कैलकुलेट करते हैं. सी को क्या लगा? पर्सन सी tried to invest the market when the stock fell to $10 in March, believing that the stock had hit rock bottom. तो वही है, $12,000 टोटल उसने इन्वेस्ट किया, डिवाइड बाय 10, क्योंकि $10 का था. तो इसमें हमें उसके टोटल 1200 शेयर्स हो गए. इसके शेयर्स बी से डबल हैं. सो अब हम 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, क्योंकि जुलाई में 24 पे हमने सेल किया. सो इसका आंसर होगा 28,800, $28,800 इसका टोटल हो गया. अब हम इसका टोटल प्रॉफिट निकालते हैं. इनिशियली $12,000 डाले थे. सो इसमें इसका प्रॉफिट होगा 16800. सो 16,800 पर्सन सी का टोटल प्रॉफिट है. अब हम ऐसे ही ROI निकालते हैं सी का. तो सी का प्रॉफिट है 16800 डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट थी हमारी 12,000, मल्टीप्लाई बाय 100%. सो सी का हमें ROI जो है वो हमें मिलेगा, इसका आंसर आएगा 140%. कूल. ग्रेट. सो गाइस देखो कितना फ़र्क है. बी ने ऐसे ही बिना टाइम किए ऐसे ही उसको जनवरी में लगा 20, उसने ख़रीद लिया. हालांकि प्रॉफिट उसको भी हुआ है, 20% ROI है. लेकिन जो सी है उसने बहुत अच्छी जगह बाय किया, उसको 140% उसका ROI है. अब पर्सन ए का हम कैलकुलेट करते हैं. इसने यूज़ किया डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. अब इसने अलग अलग प्राइजेस पे $2,000 इसने इन्वेस्ट किए. सो अगर हम जनवरी का देखें तो जनवरी में इसने $2,000 इन्वेस्ट किए $20 के रेट पे. सो इसके शेयर्स हो गए 100. मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देता हूँ. फेबररी में इसने $2,000 लिए $15 पे. सो 2000 डिवाइडेड बाय 15 विल बी 133.33. अब हम इसको ऐड करेंगे. मार्च में इसने
लिए $10 पे 200, तो टोटल हो गया 200। अप्रैल में इसने $2000 लिए $8 पे, सो इसमें अप्रैल का होगा 250 शेयर्स। मई में होगा $12 per share, तो $2000 divided by 12, it will be 166.67। और जून में उसको पड़ा $16 का, सो 2000 divided by 16 which is 125। ग्रेट। सो अब हम अगर टोटल करते हैं तो उसके टोटल शेयर्स बन गए, इट विल बी 975 शेयर्स जो ए के पास आए। अब 975 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि $24 पे हमने इसको सेल किया है। सो इसमें इसका टोटल हो गया 23,400 टोटल। अब हम इसका प्रॉफिट चेक करते हैं, विच इज़ 23,400 माइनस इनिशियल जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी टोटल, वो थी 12,000। सो इसमें ए का जो प्रॉफिट है दैट विल बी $11,400। ग्रेट। सो गाइज अब ऐसे ही इसका भी हम ROI कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 11,400 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ए का हमें ROI जो हमें मिल रहा है दैट विल बी 95%। ग्रेट। सो गाइज इस सिनेरियो से हमें क्या पता लग रहा है, एक बंदा सी जिसने बहुत सही तरीके से, हालांकि लो उस एसेट का गया था $8, लेकिन उसने फिर भी बहुत अच्छे से टाइम करके मार्च में $10 पे ख़रीदा। खूब उसने अपनी एनर्जी भी लगाई होगी इतनी रिसर्च करने के लिए, टूल्स भी उसके बहुत लगे होंगे, तब उसका ROI है 140%। एक बंदा जिसको कुछ पता नहीं है बी, उसने ऐसे ही जनवरी में ख़रीद लिया, प्रॉफिट चलो उसको बुल मार्केट है तो उसको वहाँ हो गया, विच इज़ जस्ट 20%। लेकिन एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन उसने एवरी मंथ उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट उसने उस एसेट एक्स में लगाया, उसका ROI 95% है, विच इज़ नॉट बैड। बहुत अच्छा ROI होता है 95%। इसमें उसको फ़ायदा ये है कि उसने ना तो मार्केट टाइमिंग का कोई ध्यान दिया, ना ही उसने और अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करी। उसने सिंपल डिसिप्लिन से उसने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट। सो गाइस ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू मेक फॉर्च्यून्स। Great. So guys, what do we learn from this? Dollar cost averaging, or DCA, is an investment strategy that involves regular investing a fixed amount of money into a particular asset regardless of its current price or market conditions. This approach is often used in long-term investing and is designed to reduce the impact of market volatility on an investment portfolio. So guys, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है। एवरी मंथ कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो उस एसेट पे लगा सकते हो, और बेस्ट रिज़ल्ट्स हमें इसके बुल मार्केट में ही मिलते हैं। बेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब नहीं हो पाती है। सो गाइस ये कैसे काम करती है? पहला है रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। अंडर DCA, an investor chooses a specific amount of money to invest
at regular intervals such as weekly, monthly or quarterly. This fixed amount is invested consistently over time. तो एक भी कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट अपने हिसाब से वो आप चूज़ कर सकते हो. आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. सेकंड इज़ एसेट सिलेक्शन. Investors typically use DCA with assets like stocks, bonds, mutual funds, exchange traded funds, ETFs, or other long term investments. The goal is to accumulate these assets gradually over time. तो जितने ज़्यादा एसेट हम ले accumulate कर सकते हैं उस टाइम में, वही अपना गोल होता है इसमें. The third is price variation. The key feature of DCA is that you invest the same amount of money at each interval, regardless of the asset's current price. This means that in months when the asset's price is high, you buy fewer shares, and in months when the price is low, you buy more shares. So कुछ ऐसे months होते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है वो, तो तब थोड़ा सा कम खरीद लिया, जब बहुत लो रखा है तब हमने ज़्यादा खरीद लिया. Market fluctuations. So DCA takes advantage of market fluctuations. When prices are high, your fixed investment buys fewer shares, and when prices are low, your fixed investment buys more shares. This approach can potentially reduce the risk associated with trying to time the market. So market टाइम करने की इतनी कोई टेंशन है नहीं इसमें. अपनी स्पेसिफिक अमाउंट रेडी रखो, वो एवरी मंथ उसी डेट पे अपना बाय कर दो. अगर ज़्यादा महंगा है तो कम आएंगे, सस्ता है तो ज़्यादा शेयर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे. द फिफ्थ वन इज़ रिस्क मिटिगेशन. So by consistently buying over time, DCA spreads the risk of investing over various price points, and it can help mitigate the impact of market volatility. This can make it easier for investors to weather market downturns. So market volatility का भी इतना हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. जो होगा अपने आप होगा, हमें उसी डेट पे हमें बाय करना है. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है. DCA is typically used as a long-term investment strategy. Over time, you can accumulate more shares. The hope is that the average cost per share decreases, potentially resulting in a lower overall cost basis. So, seventh point is automatic and disciplined. ये बहुत ज़रूरी है. DCA is often automated, which means that investments are made on a regular schedule without the need for active decision making. This automation helps investors stay disciplined in their investing approach. So ये automated हो गया, हमें ज़्यादा अपने emotions में कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं, उसकी वैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. और ज़्यादा क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा फियर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे डिसीजन लेना, तो उसकी भी इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. बस आपको अपने डिसिप्लिन से वो सेम अमाउंट आपको बाय करनी है. सो गाइस, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो एडवांटेजेस इंक्लूड रिस्क रिडक्शन, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग एंड ईज़ ऑफ यूज़. कोई इतनी टेंशन इसमें नहीं होती है. डिसिप्लिन अपना रहता है इन्वेस्टिंग का, इमोशंस की प्रॉब्लम नहीं होती, और रिस्क भी काफ़ी हद तक अपना कम हो जाता है इसमें. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डजंट गारंटी प्रॉफिट एवरी टाइम. और बुल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की, लेकिन बेयर मार्केट में बहुत ही कम भी हो जाती है. तो ये चीज़ आप जब डिसीजन ले रहे हो, कोई अगर आपको एसेट बहुत पसंद है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप बुल मार्केट में एंटर हो रहे हैं या बेयर मार्केट में. सेकेंड इज़ इट डजंट कम्प्लीटली एलिमिनेट रिस्क. हालांकि रिस्क रिडक्शन काफ़ी हो जाता है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हटता है. मार्केट
बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती हैं, एसेट्स 99% ड्रॉप होते हैं, उसके बाद भी फिर से 99%, मतलब कोई एसेट अगर $100 का है, वो $10 पे आ गया तो वो 90% गिर चुका है। हमें लगता है और कितना गिरेगा, अब तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो $10 से भी 90% गिर के $1 का हो जाता है। वहाँ हमें लगता है अब तो 99% गिर चुका है, अब कहाँ गिरेगा, अब तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो $1 से भी 90% गिर के 0.1 हो जाता है। तो ये ट्रैप होता चला जाता है आदमी, तो उस चीज़ का रिस्क हमेशा होता है। रिस्क इसमें यही है कि वो 100% ड्रॉप हो जाएगा। सो ये हमेशा डू कंसिडर दिस इन माइंड। द थर्ड वन इज़ दिस स्ट्रैटेजी मे नॉट परफॉर्म एज वेल एज लम्प सम इन्वेस्टिंग इन अ रैपिड राइजिंग मार्केट। जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो उसमें हो सकता है आपको रिज़ल्ट एकदम से ना मिले, क्योंकि आपका तो डिसिप्लिन है, एवरी मंथ आपको उसी डेट पे आपको बाय करना है। हो सकता है एक स्पेसिफिक मंथ के बीच में ही सारा प्राइस एक्शन ज़्यादा अपसाइड हो गया, फिर वो दोबारा वहीं आ गया। तो कई बार ऐसे भी सिनेरियो में देखने को मिलता है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू choose an asset they believe in for the long term and to stick to their DCA plan even during market downturns. Additionally, the effectiveness of DCA can depend on the specific asset and market conditions. So, it's essential to consider individuals' investment goals and time horizon when deciding if DCA is the right strategy for you. So, guys, ये DCA के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अपना जो भी आपको एसेट समझ में आता है, जो भी अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद आप ये स्ट्रैटेजी उस पर यूज़ कर सकते हो। ग्रेट। सो गाइस, आज हमने DCA के बारे में एक सिनेरियो समझा, कैसे ज़्यादा मार्केट टाइम ना करने के बावजूद भी जो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो भी काफ़ी हाई था सिनेरियो में। सो डू कंसिडर दैट इन माइंड। एंड गाइज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस, and DCA can be your best companion on this path. So guys, I think this is the best place for me to stop this video now. So guys, if you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share with others who can benefit from these insights. Your support means the world to us. And guys, in my next video, I'll help you to demystify fundamental analysis for informed investing. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the value of the content that we create and you like us to grow, then please consider making a donation to the above UPI address. Even a small contribution can make a big difference. We respect your choice. Well guys, that's all for today. Happy trading. Cheers.